स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निर्वहन करने की पूरी पूरी आजादी देता है। स्वतंत्रता पूर्वक पूरे जो कार्य हैं, जो भी उसके मूलभूत कार्य उसे करने होते हैं, उन सबकी आजादी देता है। ठीक है, संविधान का कार्य यही होता है। अब बात करते हैं क्या प्राचीन काल में संविधान था हमारे देश में। देखिए, प्राचीन काल में जो संविधान हमारे यहाँ था, यानी प्राचीन काल में नियम कानून या कायदे थे, वो सब धर्म से रिलेटेड थे, यानी धर्म के अकॉर्डिंग व्याख्या की जाती थी, धर्म के अकॉर्डिंग दंड दिया जाता था, धर्म के अकॉर्डिंग लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बदला, समय के साथ साथ क्या हुआ, जैसे मध्यकाल में हम आते, मध्यकाल तक आते आते भारत में तमाम विदेशी लोग भी आके बस गए थे। अब जब विदेशी लोग हमारे भारत में आके बस गए तो ऑब्वियस सी बात है, उन सब पर एक ही धर्म के जो कानून है, एक ही धर्म का संविधान वो लागू नहीं किया जा सकता था। फिर क्या था कि तमाम लोग जो है राजा हुए हैं, राजाओं ने अपना अपना फिर लागू किया है संविधान, अपना अपना नियमों कानूनों का संग्रह लेके आए हैं। फिर धीरे धीरे करके ये व्यवस्था चेंज होती चली गई। धीरे धीरे करके यानी कि एक ऐसा समय आया है जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ है। सन 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ जो है ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ है। और ब्रिटिशर्स का जब आगमन हुआ है, यानी कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ 1608 में पहले हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में। उसके बाद फिर एक लाइन सी लग गई है। ठीक है, धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में ये लोग जो आए थे, आप सब जानते ही होंगे, औपनिवेश बनाने के उद्देश्य से आए थे कि भारत को एक औपनिवेश बनाना है। औपनिवेश बनाकर यहाँ से ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल को अपने देश में ले जाना है और अपने यहाँ उसका प्रसंस्करण करके पुनः भारत को बेचना है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एक लंबे समय तक यहाँ पर रुके हैं तो धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ के जो तमाम राजकीय इकाइयों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लेना स्टार्ट कर दिया है और वहीं से स्थिति बिगड़ी है। स्थिति बिगड़ने का रीजन ये था, आपने इतिहास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इतिहास में जिक्र भी किया था कि क्या था कि एक कहावत बन गई थी 1770 के दशक में। एक कहावत बन गई थी इंग्लैंड में, कोई भी भारत जाता है, यानी कोई भी पूर्व में जाता है, वो एकदम धनी अमीर सेठ होके आ जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि तमाम व्यापारी जो आए थे, तमाम जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे, उस समय तक भारत में तमाम तरह से, यानी कि तमाम गलत तरह से, यानी कंपनी ने जो व्यापारिक उससे अधिकार मिले थे उसके अलावा भी निजी व्यापार भी चला रहे थे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वो भारत से आकूत धन दौलत जो थी वो ले जाकर ब्रिटेन ले जाते थे। यानी एक जरिया बन गया था कि कोई भी व्यक्ति भारत आएगा, भारत से अच्छा खासा धन कमाएगा और ब्रिटेन लौट जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन में एक बहुत भयंकर प्रतिक्रिया हुई। ब्रिटेन के लोगों में एक आपस में ही एक प्रतिक्रिया हुई, वहां की संसद में प्रतिक्रिया हुई कि कुछ ना कुछ करके इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, यानी कंपनी को एक टाइटली नियंत्रण स्थापित किया जाए, ताकि जो इस तरह की जो अनियंत्रित व्यवस्था है, यानी कोई भी जा रहा है पूरब में, यानी पूर्व से अभिप्राय ये है कि भारत की तरफ कोई भी जा रहा है वो धनी होकर आ रहा है, इस तरह पर जो है इस पर लगाम लग सके। तब इस दिशा में कंपनी का शासन जब था 1773 से लेकर 1858 तक चला है, तो इस दिशा में पहली बार ब्रिटेन की संसद के द्वारा, यानी ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया है। इसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट का यही था कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे रही है, यानी कि अब कोई भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कंपनी करेगी उसकी पूरी जानकारी किसको देगी, ये ब्रिटिश सरकार को देगी। इससे पहले क्या था, ये अपने मनमाने ढंग से जो है भारत पर राज कर रहे थे, मनमाने ढंग से भारत को लूट खसोट रहे थे। लेकिन अब वहां पर वही कंडीशन क्रिएट हुई है कि वहां पर दबाव में सरकार ने इन पर एक रेगुलेट करने से संबंधित एक्ट ठोक दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, पहली हेडिंग आप डाल लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इसे बनाने की आवश्यकता यही थी, यानी इसके द्वारा क्या हुआ कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पे मान्यता मिली है। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर वे में केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पे नींव रख गई है भारत में, इस प्रकार से भारत का प्रशासन चलेगा, इस तरह की इसने व्यवस्था की है। तो पहली हेडिंग में ये पहली लाइन लिख लेना। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। हेडिंग आप इसके नीचे सब हेडिंग डाल लेना, विशेषताएं। देखिए, इसके द्वारा क्या हुआ कि पहले जो बंगाल का गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को अब इन्होंने बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया है। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया है। अगर हम पहले हमारे जो भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, वो है हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट नोट कर लेना कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया और पहले जो हमारे गवर्नर हैं वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना है, सेकंड में क्या हुआ कि आपके इसके अलावा यहाँ पर हमारे भारत में उस समय मद्रास और बंबई में भी गवर्नर थे। तो जब बंगाल के गवर्नर ये जो है मद्रास और बंबई के गवर्नर को यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, यानी क्योंकि अब यहाँ पे बंगाल के गवर्नर का पद बढ़ा दिया है, उसका गवर्नर जनरल बना दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पॉइंट यही नोट कर लेना कि मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ये आपका सेकंड पॉइंट है। इसके अलावा जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसमें एक प्रावधान और किया गया था, इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। तो इसके तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई है कलकत्ता में। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना कि कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए बात करते हैं, यहां तक तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके तहत इसने ये भी कोशिश की है, यानी कि चूंकि ये जो कानून बनाने का उद्देश्य यही था, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, कानून बनाने का जो दबाव था, वो इसी दबाव में बनाया गया था कानून, कि तमाम तरह के जो कंपनी कर्मचारी हैं वो तमाम तरह का निजी व्यापार कर रहे हैं या रिश्वत स्वरूप जो भी धन उगाही कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। चूंकि इसने स्पष्ट तो कर दिया इस कानून ने कि आपको निजी व्यापार नहीं करना है, कोई भी गलत तरीके से भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना इसने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो मानने वाले नहीं थे, यानी इसका उन पर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा जो ये कानून है, देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने बता दिया है यहाँ पे। इसके अलावा ये कानून है, इसने क्या किया है, इसने जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इसके तहत क्या है कि कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना यहाँ पे आवश्यक कर दिया है। तो यहाँ पे आप चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना, चौथा पॉइंट ही होगा आपको कि इसने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, इसमें इस तरह से लिख लेना कि ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना है। देखिए उसी दौरान यहाँ पे अगली हेडिंग आप डाल लेना, सेकंड हेडिंग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए उसी दौरान क्या था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे सुधारने की दिशा में इन्होंने एक यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसमें सुधार भी किया है, संशोधन किया है ब्रिटिश संसद ने, तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है। तो यहां पे इसी में नोट डाल के नीचे लिख लेना, ठीक है, इसमें लिख लेना रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1773 की जो एक्ट की कमियां थी इसको दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, देखिए आई होप आप ये नोट वाला पोर्शन अगर जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नीचे पहुंचा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसने जो राइटर ने पुस्तक में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लिख दिया है, जबकि यहाँ पे लिखने का कोई औचित्य नहीं है। आप इसके नीचे पहुंचा दीजिए, यानी यहां पर आप पहुंचा दीजिए इसके नीचे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसने क्या क्या यहाँ पे किया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट बना है, इसने कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं इनको पृथक कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया है कि भाई अब कोई भी आप राजनीतिक कार्य करेंगे वो वाणिज्यिक कार्यों में शामिल नहीं होगा, यानी कि आप कोई भी यानी व्यापार कर रहे हैं व्यापार अलग होगा, राजनीतिक कार्य कर रहे हैं राजनीतिक कार्य अलग होगा। तो इसके तहत क्या किया गया है, यानी कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए इन्होंने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया है, और इस प्रकार यहां पर द्वैध शासन डायआर्की जिसे बोलते हैं, डायआर्की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया है। यानी द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया कि एक तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए अलग हो गया और वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग हो गया, तो इसको इस प्रकार के शासन को यहाँ पे द्वैध शासन बोला गया है, द्वैध शासन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट इस तरह से नोट करेंगे, यहाँ पर इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे। पहले का राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से निकाय का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से निकाय का गठन किया गया। पहले का सेकंड सब पॉइंट है, इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का यहाँ पे शुभारंभ किया गया, नहीं इस प्रकार भारत में जो है द्वैध शासन की जो है नींव पड़ी है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये जो कानून है यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट ये है कि इसने जो है भारत में पहली बार कंपनी यानी भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार इस कानून के तहत ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि जो यहाँ पे कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पुस्तक है लगभग आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे इसमें आपको ये लगेगा सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जबकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो केवल और केवल आपको क्वेश्चन में आते हैं, खास करके वही मैं लिख पाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और बाद बाकी जो समझाने वाला होगा वो समझा दूंगा मैं। अब इस देखिए 1800 यहां पर आ गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए चार्टर अधिनियम जो थे ब्रिटिश सरकार जो हर 20 साल की श्रृंखला में जो है जारी करती थी, यानी हर 20 साल के बाद जारी किए जाते थे। जैसे 1813 में आया, पहले 1893 में बना है, 1893 में बना है, उसके बाद 1793 में बना है,
ठीक है, 1793 में, उसके बाद 1813 में बना है, फिर उसके बाद 1833 में आया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक 1853 में आया है। देखिए हमारे लिए ये दोनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने नहीं रखते, इस पुस्तक में भी नहीं है। 1833 1853 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या था कि इसने जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, इसने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अधीन मद्रास और बंबई के भी आते थे गवर्नर, ठीक है। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसे समूचे भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे बना दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। देखिए अब जो हमारे देश के पहले यानी कि पहले गवर्नर जनरल रहे हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे देश के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, जो इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को, यानी कि यहां पर जो गवर्नरों को विधायिका शक्ति संबंधी मिली हुई थी मद्रास और बंबई के गवर्नरों को, तो उस विधायिका शक्ति को यहाँ पे फिर से वंचित कर दिया गया है और अब सारी असीमित शक्तियां जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई हैं। यानी कि कहने का मतलब जो था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है उसके हाथ में सारी असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे अब क्या है आपका कि इसके अंतर्गत जो पहले कानून बने हुए थे, यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम से एक्ट से पहले जो कानून बने हुए थे उनको नियामक कानून कहा गया है। कहने का मतलब समझना आप कि 1833 से पहले जो बने हुए हैं उनको क्या कहा गया है, उनको नियामक कानून कहा गया है, और 1833 के बाद जो कानून बनेंगे उन्हें कहा गया है अधिनियम। ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया, ठीक है। अब अगला एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब देखिए यहां पर एक बात और यहां पे देखने वाली है कि यहां पर अगर हम देखें, यानी 1833 के चार्टर एक्ट में एक खुली जो प्रतियोगिता दी है, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता की बात की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका है। क्यों पॉसिबल नहीं हो सका है? उस समय जो तमाम ब्रिटिशर्स हैं उनका काफी सारा प्रभुत्व था, तो उनका जो विद्रोह जब हुआ है उन लोगों ने काफी जो है आपत्ति उठाई है, तो ये खुली सेवा जो खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाने की बात थी वो दबा दी गई है, ठीक है। यानी कि विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था प्रावधान कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका है ये। तो थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना, चार्टर एक्ट ने इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये लिख लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर 1833 के बाद मैंने बताया था कि हर 20 साल के अंतराल पर आता है चार्टर अधिनियम बनता है, चार्टर एक्ट आता है। तो अब बात करते हैं आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम अगर हम थोड़ा कोरिलेट करें, देखिए समझने वाली बात यह है यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा इतिहास से आप जुड़ें, यानी कि यहाँ पर आप ये ना समझें कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम केवल पॉलिटी में रम जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी और इतिहास दोनों संबद्ध हैं, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम यहाँ पे आया है और ये इसी क्रम में इनका ये अंतिम चार्टर अधिनियम है, यानी इसके बाद कोई चार्टर अधिनियम नहीं बने हैं। रीजन क्या था आपको पता होगा, 1857 में जो है विद्रोह हो गया था। तो विद्रोह इतना भयानक था, चाहे वो 6 महीने बाद दवाई लिया गया हो, कि विद्रोह की जो गूंज थी वो ब्रिटेन तक जाके पहुंच गई थी। तो ब्रिटेन की सरकार को भी ये लगा था कि कुछ ना कुछ तो भारत में गड़बड़ चल रही है, कंपनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कार्य कर रही है, जिसकी वजह से वहां पर इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या किया है, फिर बाद में कंपनी ने पूरा जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, कंपनी का पूरा व्यापार क्षेत्र था, उसका अधिकार जो है पूरा ब्रिटेन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो उससे पहले 1857 के विद्रोह से पहले जो इनका पहला एक अधिनियम आया है, इसे 1853 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगी बात, यानी कि अगर आप भूलेंगे नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि कितने जो एक्ट या अधिनियम थे वो कंपनी के दौरान बने हैं, तो आप बता देंगे 1853 का चार्टर अधिनियम तक बने हैं। इसके बाद जो बने हैं 1857 का विद्रोह हो गया है, 1858 में पूरी सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से अब आप यहाँ पे भूलेंगे नहीं। तो 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या क्या था यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बार ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पे अलग कर दिया, यानी इसने जो ये कहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पे अलग कर दिया गया है। अब पहला पॉइंट ये नोट कर लेना, ठीक है। और गवर्नर जनरल के लिए यहाँ पे, यानी कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन भी किया गया है, इसे भारतीय विधान परिषद कहा गया है। यानी इसके कार्यकलाप ठीक उसी प्रकार के होंगे जो ब्रिटेन की संसद में अपनाए जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर यही है, यानी कि जो भारत में इनकी जो बनाई गई है विधान परिषद, इसके कार्यकलाप उसी प्रकार के थे ठीक जिस प्रकार ब्रिटिश संसद के थे, ब्रिटिश संसद की कार्यवाहियां होती थी, ठीक है।
तो ये पहले का सब पॉइंट, यानी कि पहली बार यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद की विधायी शक्तियां हैं और प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग कर दिया गया है, और इसके लिए इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया है, जिसे भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट से पहले यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पर इसी में। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो ये आपकी गवर्नर जनरल की विधान परिषद थी, इसमें 6 नए सदस्यों का चुनाव होना था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर 6 कैंडिडेटों का सदस्यों का चुनाव करना था, जिसमें 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और बंबई से था और आगरा के स्थानीय प्रांतों के द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना इसी में। देखिए यहाँ पे इसमें सेकंड सब पॉइंट आएगा, आई होप, यानी कि यहाँ पर पहला सब पॉइंट तो आपका ये वाला हो गया। इसी क्रम में यहाँ पे अब आप सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। पहले पॉइंट पे सेकंड सब पॉइंट है, यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट यहाँ नोट करेंगे। बोलता जा रहा हूं मैं यहाँ पर, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। ठीक है, यानी कि पहली बार यहाँ पे क्या है, स्थानीय प्रतिनिधित्व विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो 6 नए सदस्यों में से, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, ये पूरा नोट कर लेना आप, पहले का सेकंड सब पॉइंट पूरा नोट कर लेना। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए इसने क्या किया है यहाँ पे कि सिविल सेवकों की भर्ती की यहाँ पे चयन की खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना 1833 में केवल बात चलाई गई थी, यानी कि यहाँ पे खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात चलाई गई थी, लेकिन प्रबल दबाव की वजह से उन्होंने वो सब कुछ प्रावधान निरस्त कर दिए थे, कुछ भी उसमें आगे कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर सीधी बात कही गई है कि 1833 जो सिविल सेवकों की भर्ती की व्यवस्था है, यानी चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया जाए। इसके लिए इन्होंने 1854 में एक भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की भी नियुक्त की है। देखिए पूछा जाता है कि ये सिविल सेवा के संबंध में, यानी सिविल सेवा की खुली भर्ती के संबंध में जो मैकाले समिति है, इसकी नियुक्ति कब की गई है? ये 1854 में की गई है। ये सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, चार्टर अधिनियम समाप्त हो गया। अब बात करते हैं ताज का शासन। ताज का शासन क्यों बोला गया? ताज का शासन बोलने का रीजन ये था कि 1857 का एक भयंकर विद्रोह हुआ था, जिसकी गूंज जो है, जिसकी जो आवाज थी ब्रिटेन तक जब जा पहुंची थी, तो ब्रिटेन के जो सरकार थी वो हिल गई थी। वो उसने सोचा कि भाई ये कंपनी के नाम पर वहां कर क्या रहे हैं। तो अब वो वहां पर उनका एक मौका बन गया, यानी कि ब्रिटेन की सरकार को पहले से दबाव था, अन्य जो ब्रिटेन के लोग थे वो पहले से दबाव डाल रहे थे, भाई कंपनी वहां पर गलत तरीके से व्यापार कर रही है, एकाधिकार का गलत फायदा उठा रही है। अब यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार को एक बहाना भी मिल गया है। बहाना ये मिल गया है कि भाई अब तो हम पूरा अधिकार जो है इनसे छीनकर अपने हाथ में ले ही सकते हैं। इसके बाद क्या होता है 1857 के बाद, यहाँ पे अब 1858 से शुरू हो जाता है किसका? ताज का शासन। ताज से मतलब ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया हैं उनके अधिकार में ये शासन भारत का शुरू हो जाता है, और इसी के तहत अब भारत शासन अधिनियम 1858 का बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ताज का शासन आपने हेडिंग डाल लेना, और इसी में पहली सब हेडिंग आपकी जो पड़ेगी ये है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए अगर आप दोनों चीजों को अगर आप समझ के चलेंगे, यानी इतिहास से जोड़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और इतिहास से अगर आप नहीं जोड़ेंगे, अगर आपको डायरेक्ट यही बता देता कि कब कब बने हैं, तो आप यकीन मानिए भूल जाएंगे। आपको ये लगेगा ताज का शासन कहां से आ गया, क्यों आ गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि 1857 का विद्रोह हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे अब पूरी शक्तियां अब ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की सरकार है, उसे अपने हाथ में लेनी पड़ी है। ठीक है, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है ये किस बिहाफ पर आया था? इसके आने का रीजन ये था क्योंकि उस समय भारतीयों में असंतोष की लहर कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ब्रिटेन सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो भारत का औपनिवेशिकता समाप्त हो जाए, इस पर प्रबल नियंत्रण बनाने के लिए उसने ये कार्य किया था, यानी पूरा शासन जो अपने हाथ में ले लिया था। तो उसने ये कहा है कि भारत के शासन को हम अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इसे हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। भारत के शासन को हमें अच्छा बनाना है, इसके लिए हम ये अधिनियम जो है ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना 1858 का भारत शासन अधिनियम में कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, यह जाना जाता है। इसी में लिखेंगे, यानी कि अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताओं में हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए हम विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो विशेषताओं में हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इसके तहत पहला पॉइंट तो यही है, इसके अंतर्गत जो है भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे। पहले का सब पॉइंट कि गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वो बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, ये पहले का पहला सब पॉइंट, यानी गवर्नर जनरल जो था भारत का गवर्नर जनरल 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब उसे वायसराय कर दिया गया है। ठीक है,
और वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का मतलब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधा सीधा ब्रिटेन की महाराजा या महारानी संबद्ध हो, ब्रिटेन से महाराजा महारानी के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है, तो इस तरह की प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब यहां पर इसने एक काम और किया है, जो आपने देखा होगा, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें द्वैध प्रणाली अपनाई गई थी, उस प्रणाली को इसने समाप्त कर दिया है। सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जो कि नियंत्रण बोर्ड राजकीय कार्यों के लिए था और निदेशक कोड जो था आपके व्यापारिक कार्यों के लिए था, तो इसे समाप्त कर दिया है यहाँ पर, जो कि आपको पता होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर इन्होंने एक नए पद का सृजन किया है। थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, एक नया पद इन्होंने बनाया है, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया। ठीक है, और भारत का राज्य सचिव जो था, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति भी इसमें निहित थी भारत सचिव में। ठीक है, इसकी सहायता के लिए इन्होंने क्या किया है, इसकी सहायता के लिए जो है यानी सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट नोट कर लेना, सेकंड का सब पॉइंट, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया, जो कि सलाहकार समिति थी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो था, ऑब्वियसली बात है, जब भारत सचिव के लिए परिषद का गठन किया गया, सहायता के लिए किया गया, तो उसका अध्यक्ष भी भारत सचिव ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि 1858 का जो अधिनियम है, इसके तहत पूरा का पूरा शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया भारत का शासन, और वायसराय का नाम जो है, यानी गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। पहले हमारे वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने हैं। इसके अलावा इसने द्वैध प्रणाली जो थी, द्वैध शासन प्रणाली जो थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी बात की गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया है। ठीक है, और अब भारत में, यानी कि अब भारत के लिए इन्होंने एक भारत के राज्य सचिव के नाम से एक नए पद का सृजन किया है, जो कि यहां पर भारत के संबंधित जो भी मामले हैं उनको देखने के लिए वही पहला व्यक्ति है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसके महत्वपूर्ण थे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने 1858 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन के चलाने से संबंधित अधिनियम आया है। इसके अलावा अब आया है 1861 के, यानी कि अब कुछ परिषद अधिनियम भी बनाए, भारत परिषद अधिनियम के नाम से बनाए गए हैं, जिसमें 1861, 92 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम बनाए गए हैं। तो अगली सेकंड हेडिंग आप नोट कर लेना यहाँ पे कि 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, यानी कि 3 नए अधिनियम बनाए जाने की बात की गई है। अब देखिए 3 नए अधिनियम बनाने की बात की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय तक, यानी 1857 के विद्रोह तक आपको पता होगा कि एक जन चेतना जो थी, एक राष्ट्र की भावना कि हमारा देश क्या होता है, देश का मतलब क्या है, देशवासी कौन कौन है, इस भावना जो लोगों के अंदर जागृत हो गई थी, तो लोग अब ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने लगे थे। तो ब्रिटिश शासन को जो था वो ये चाह रहा था कि भारत के लोग संतुष्ट हों, भारत के लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो तमाम अधिनियम लेके आया है। अधिनियम लाने का उद्देश्य यही था कि कैसे करके जो जनता जागरूक हो रही है, जागरूक जनता को अपने फेवर में लिया जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका है। तो यहाँ पे अब यानी कि सेकंड हेडिंग आपने डाली होगी ताज का शासन में। अब सेकंड हेडिंग में ही पहला सब पॉइंट, सेकंड हेडिंग में पहला सब पॉइंट है 1861 के भारत के अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, 1861 के अधिनियम की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता यह थी कि इसके द्वारा क्या किया गया है कि जो कानून है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 1862 में किस को शामिल किया गया है, 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया है। बनारस के राजा आए हैं इसमें, पटियाला के महाराजा आए हैं, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में फिर से मनोनीत किया गया है। दूसरी बात यह थी कि जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट से ही मद्रास और बंबई की शक्तियां छीन ली गई थी, उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया था। तो अब उन्हें पुनः अपनी जो शक्तियां हैं वो वापस कर दी गई हैं। ठीक है, यानी कि उसके 1773 में उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया था। 1853 पूरी शक्तियां छीन ली गई थी, लेकिन अब यहां पर उन्हें फिर से शक्तियां दे दी गई, उनका विकेंद्रीकरण कर दिया है। तो यहां पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पे अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जो अधिनियम है, इसके ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में, यानी इस अधिनियम के तहत जो है 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का भी गठन हुआ है। ये आप थर्ड पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इस अधिनियम ने आपातकाल का उपबंध भी बनाया है, यानी कि जो
वायसराय है, वायसराय को अपनी जो काउंसिल है इसकी संस्कृति के अध्यादेश यानी इसकी संस्कृति लेने से पहले एक अपना आपातकाल के लिए निर्देश जारी करने का अध्यादेश जारी करने का आदेश भी मिल गया है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट नोट कर लेना आप, इसी क्रम में चौथा पॉइंट, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्कृति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग, सेकंड सब पॉइंट यहां पे आएगा आपका, सेकंड सब हेडिंग है 1892 के अधिनियम की विशेषताएं, यानी 1892 का अधिनियम आ गया। चूंकि 1892 तक थोड़ा स्थिति और बिगड़ी यहाँ पे, और जो शिक्षित भारतीय इनका प्रतिशत बढ़ता चला गया है, तो शिक्षित भारतीय अब आवाज उठाने लगे, अपने हक की मांग उठाने लगे हैं। क्योंकि पहले जितने सारे नियम बनते थे, नियम कानून कायदे, जहाँ पे जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता था उसमें पूरा ब्रिटिशर्स का हाथ होता था, तो अब शिक्षित भारतीयों की डिमांड ये थी कि हमें भी शामिल किया जाए। तो उसी क्रम को देखते हुए 1892 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इनका बहुमत ज्यादा नहीं रहा है। फिर भी एक मन समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, 1892 का अधिनियम लेके आए हैं। इसके तहत केंद्रीय और जो प्रांतीय विधायी परिषद है, विधान परिषद है, इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ये पहला पॉइंट नोट कर लेना, इसके माध्यम से केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, देखिए ये जो सदस्य लाए गए हैं इनका कोई ज्यादा रोल नहीं था, इन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार था, कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सरकार हर प्रश्न पर इनके हर प्रश्न का उत्तर दे या इनकी जो हर संस्तुतियां हैं वो जो सुने या माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। क्योंकि इनका बहुमत नहीं होता था, तो बहुमत नहीं था तो इनको शामिल करने का कोई ज्यादा भी असर नहीं पड़ा है जनता पर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में इन सदस्यों गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, लेकिन जो चुनाव शब्द है इसका अधिनियम में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ था। यानी कि प्रावधान तो कर दिया है, मौखिक रूप से कहा गया है, भारत के गवर्नर, भारत का जो वायसराय है उसने मौखिक रूप से कहा है, लेकिन अधिनियम में कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है चुनाव का, ये आप समझ लेना। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे अगला इसी संदर्भ में आता है, यानी कि आपकी यहां पे आपकी पहली है, यानी कि ये सेकंड हेडिंग, अब ये आपकी थर्ड हेडिंग यहां पे पड़ेगी। ये है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। थर्ड हेडिंग यही है इसी क्रम में, 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। देखिए 1909 का अधिनियम जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। देखिए भूलेंगे नहीं, आप लिख दीजिए यहाँ पे कि सचिव और ये लिख देना मिंटो वायसराय, यानी इस तरह से लिख देना, ज्यादा लंबा मत लिखना। ये सचिव हो गए, ठीक है, और ये जो व्यक्ति हैं ये मिंटो जो है वायसराय हैं, यानी इस तरह से आप लिख देंगे तो आई होप आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे लिखने की ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, वायसराय डैश लाके शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये वायसराय थे। अब देखिए ये जो अधिनियम है यानी 1909 का अधिनियम है, इसने क्या गुल खिलाए हैं, यानी कि इसका क्या रोल रहा है। इसके तहत जो पहले से ही भारतीयों की मांग चली आ रही थी कि जो गवर्नर जनरल या फिर यानी कि प्रशासन, जो ब्रिटिश प्रशासन है, ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जो भारतीय हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, तो इस दिशा में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। अब क्या किया गया है, इसके अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है। यानी इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यही है। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने हैं। ठीक है, और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये पहले का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। सेकंड बात ये यहां पर एक सेकंड पॉइंट ये नोट करने वाला ये है कि इसने पृथक निर्वाचन व्यवस्था भी की है, यानी कि यहां पे मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन मंडल में शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, अलग से उनका जो है निर्वाचक मंडल बनाने की बात कही गई है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ठीक है, देखिए इसी में सब पॉइंट नोट कर लेना, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था ये 1909 वाला। और यहां पर लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना गया है। इस सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना, लॉर्ड मिंटो जो है उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया है। ठीक है, क्योंकि पहली बार देश में ऐसी स्थिति हुई थी कि मुस्लिमों को अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की बात है।
ठीक है, मार्ले मिंटो जो अधिनियम है ये इसकी विशेषता है, खास विशेषता है। दूसरी विशेषता यही है कि कार्य परिषद में एक विधि सदस्य, भारतीय विधि सदस्य है जिसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट हुई हैं और हमारे लिए यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगली बार यहाँ पे घटना घटित होती है भारत शासन अधिनियम 1919 की। देखिए इस दिशा में यहाँ पे अब आपने नोट कर लिया, यानी हेडिंग डाल ली होगी, चौथी हेडिंग है आपकी भारत शासन अधिनियम। देखिए भारत शासन अधिनियम ये 1919 वाला है। इसे मूल रूप से जो है यानी मार्ले मिंटो के बाद इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया जाता है, जो कि 1919 में बना था और 1921 में जो है लागू किया गया है। ठीक है, तो उस समय मॉन्टेग जो है, यहाँ पे मॉन्टेग के बारे में ये सचिव हैं, मॉन्टेग सचिव हैं, और जबकि चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय हैं। ठीक है, यानी चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हैं और मॉन्टेग जो है वो सचिव हैं, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। देखिए इसमें क्या था, इस भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था, यहाँ पर अब केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची है, उनकी पहचान की गई है और उन्हें पृथक करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे विषयों की पहचान की गई है, कुछ ऐसे जो विषय हैं जिन्हें केंद्र को पकड़ा दिया जाए, इन्हें राज्यों को पकड़ा दिया जाए। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि शिक्षा, जैसे आप शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा संबंधित सूची में पहुंचा दिया गया है, वन्य क्षेत्र वगैरह है राज्य सूची में डाले गए हैं, ऐसे तमाम विषय, पुलिस वगैरह है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ऐसे तमाम विषय थे। तो उनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि थोड़ा प्रशासन में सुधार आएगा। प्रशासन में सुधार आने के साथ साथ चूंकि उस समय तक जो भारतीय हैं, भारतीयों का जो दबदबा है वो प्रांतीय विषयों पर हो गया था, यानी प्रांतीय शासन पे भारतीयों का दबदबा था, तो भारतीयों को संतुष्ट करना भी जरूरी था। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि कुछ तो जो परिवर्तन है, कुछ तो जो दबाव है, कुछ हमारे ऊपर जो भारतीय लोग दबाव डाल रहे हैं वो दबाव कम किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए इन्होंने किया है 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, एक केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं, सेकंड पॉइंट के पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। हस्तांतरित विषय, इन पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यानी हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और सेकंड यहाँ पे आते हैं रिजर्व, यानी आरक्षित विषय। आरक्षित का मतलब जानते ही होंगे कि यानी पूरी तरह से ये गवर्नर के अधीन है, इन पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद का जो सहायता से शासन करते, कार्यपालिका जो परिषद बनी हुई थी उसकी सहायता से शासन करता था ये। ठीक है, और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो यानी कि द्वैध शासन वाली व्यवस्था जो थी 1861 में जो बंद कर दी गई थी, वो यहाँ पर अब फिर से शुरू कर दी गई है। यानी कि द्वैध शासन वाली व्यवस्था जो पहले बंद कर दी गई थी, अब द्वैध शासन वाली व्यवस्था यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दी गई है। ये आप इस तरह से आप देख रहे होंगे ये वाला। ठीक है, देखिए द्वैध शासन वाली व्यवस्था जो थी 1858 में खत्म की गई थी, ना कि 1861 में। भूलवश हो गया था, 1858 में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे दोहरी व्यवस्था जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड के बाद में लगा दी गई है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट और नोट करेंगे। इस अधिनियम ने पहली बार देश में जो द्विसदनीय व्यवस्था है और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसके तहत क्या किया गया है द्विसदनीय व्यवस्था में, यहाँ पर अब लोकसभा और राज्यसभा का जो देख रहे हैं आप आज, वो इसी के देन है, ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम की ही देन है। ठीक है, तो ये थर्ड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी इसमें जो है, इसने जो है इस कानून ने क्या किया है, चौथा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे इस कानून ने जो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया है। ठीक है, और अब यहाँ पर कुछ भारत सचिव पर जो पूरा दबाव था, उससे भारत सचिव से संबंधित कुछ कार्य हैं वो भारत के जो उच्चायुक्त है उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यानी पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन का भी यहाँ पे प्रश्न कहा गया है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि अंत में 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया है, जो कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम की जो है संस्तुति पर किया गया था। ठीक है, छठा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, इसने और क्या किया है, इसने पहली बार जो केंद्रीय बजट है इसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया है। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है। ठीक है, ये इसमें 6 पॉइंट हैं, 6 की पॉइंट्स हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जिक्र आया है साइमन आयोग। साइमन आयोग क्या था?
आपको पता होगा साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन या साइमन आयोग आप जानते ही हैं ये, इसमें सभी सदस्य जो थे इसके विदेशी थे और भारतीयों के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना था, एक संविधान तैयार करना था, ठीक है, यानी वैधानिक ढांचा तैयार करना था, संविधान निर्माण के लिए आया था ये। और भारतीयों के क्या प्रॉब्लम वगैरह हैं, क्या समस्याएं, उनको जानना इसका कार्य था। तब अपनी संस्तुतियां इसे देनी थी। इसका प्रबल विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में से भेजा है और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में इसने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की इसने सिफारिशें भी की हैं। तो देखिए नोट डाल के अब आप लिख लेना, नोट डाल के इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। थोड़ा इसका रोल ये है, इसका रोल यहां पे आता है भारत, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का है उसमें इसका रोल है, इसलिए यहां पे लिखना जरूरी है इसे। तो आप नोट डाल के लिख लेना साइमन आयोग, ठीक है। तो इसमें लिख लेना आप कि नवंबर 1927 में, केवल इतना लिख लीजिए, नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है, नवंबर 1927 में। और इसने आगे इसमें लिख लेना कि 1930 में अपनी रिपोर्ट, इसने अब 1930 में साइमन आयोग का लिख लेना नवंबर 1927 में। इसके बाद लिख लेना आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की है तथा वैध प्रशासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की इसने सिफारिशें की हैं, ठीक है। ये आप लिख लेना इसमें। अब देखिए इसकी कुछ सिफारिशें जो थी उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन करके, नहीं इसी में अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। यानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम है, इसमें तमाम जो सिफारिशें थी वो साइमन आयोग की शामिल कर ली गई थी, इसलिए इसका रोल यहां पे ज्यादा है, ठीक है। अब नोट 2 डाल के एक हेडिंग और डालेंगे आप, सांप्रदायिक, नोट 2 डाल के ये है आपके सांप्रदायिक अवार्ड। ये क्या था, यानी कम्युनल अवार्ड इसके नाम से जाना जाता है। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड में क्या है कि यहां पर उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने 1932 में जो अल्पसंख्यक हैं इनके प्रतिनिधित्व की एक योजना तैयार की है। अब इसमें बवाल क्यों मचा है, बवाल इसलिए मचा है क्योंकि यहां पर दलित वर्ग को भी इन्होंने एक अल्पसंख्यक में काउंट कर लिया है। इस बात को लेकर जो है गांधी जी बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो गए हैं। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन भी स्टार्ट कर दिया है। एंड में क्या हुआ है, एंड में कांग्रेस के नेताओं के साथ और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ है, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया गया है, इसमें यह समझौता हुआ है कि हिंदू निर्वाचन व्यवस्था में दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए हैं, यानी उन्हें दलितों को अलग से अल्पसंख्यक मानने की जरूरत नहीं है, वो हिंदू ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पे समझौता कर लिया गया है, ठीक है। तो सांप्रदायिक अवार्ड में आप लिखेंगे यहाँ पे नोट करके, मैं बोलता जा रहा हूं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सन 19, पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे, 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पर एक योजना की घोषणा की, ठीक है। इसमें न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए विस्तारित कर दिया गया, इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना इसे। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, गांधी इस बात से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में, देखिए पूछा जाता है कहां पे किया था, पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। यानी गांधी इस अवार्ड से, यानी इससे बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। यानी अंततः एक समझौता हुआ है दलित नेताओं के बीच, कांग्रेस नेताओं के बीच, इन्हें पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तो नोट 2 हो गए, नोट 1 और नोट 2 हो गए, ठीक है, यहां पर नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा जो अधिनियम इसी क्रम में आता है, यानी पांचवी हेडिंग आप डालेंगे, ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम की नींव कैसे पड़ी है ये हम यहां जानेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर इस अधिनियम के तहत पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई है, जिसमें राज्य और रियासतें जो हैं इसकी एक इकाई माना गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात जो अखिल भारतीय संघ आज आप देखते हैं, एक संघ देखते हैं, संघ के रूप में भारत की संविधान बना हुआ है, तो वो व्यवस्था का जन्म यहीं से हुआ है, ठीक है। यानी इस पहला पॉइंट नोट कर लेना, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना गया, ठीक है। इसमें सब पॉइंट करके नोट कर लेना कि अधिनियम ने
केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। यानी कि इसने क्या किया है, इस नियम ने केंद्र और इकाइयां जो भी हैं उनके बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में बंटवारा कर दिया है। पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अभी भी वायसराय को दे दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जो कि न संघीय सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, तो वो शक्तियां जो हैं वो यहाँ पे वायसराय को पकड़ा दी गई हैं। ये यहाँ पर नई चीज हुई है, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो है पहले क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का तो अंत हो गया है, यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसका एंड हो गया है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो यहाँ पर 1919 का जो नियम बना था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, उसको एंड कर दिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता जो है प्रारंभ कर दी है। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, केंद्र में यहां पे इसने द्वैध प्रशासन प्रणाली का शुभारंभ किया है। यानी 1935 के अधिनियम में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रांतों की जो द्वैध शासन वाली व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। अब यहां पे केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है, आपने सेकंड थर्ड पॉइंट नोट कर लिया। चौथा पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे, चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखपत नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। और यहां पे इसके तहत क्या हुआ है कि एक संघीय न्यायालय, यानी 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई है, ठीक है। संघीय न्यायालय सबका सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा न्यायालय, सब उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई है इसके तहत। 5वां पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपका 1935 का शासन अधिनियम हो गया, भारत शासन अधिनियम हो गया। अब बात करते हैं, अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। यानी कि छठी हेडिंग आपकी ये है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में एक बार मैं फिर से देख लेता हूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या था, वो यहां पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक यहां पे चाल चली है इन लोगों ने, एक ये चाल चली है, ये लोग ये बात जानते थे कि तमाम राजे रजवाड़े हैं वो इसमें शामिल होने से इनकार कर देंगे। बहरहाल जो व्यक्ति जन्म से राजा रहा हो वो क्यों चाहेगा कि भाई लोकतंत्र में शामिल हो, ठीक है। तो ये बात उन्हें अच्छे से बता दी। ऊपर से इन्हें यह भी मालूम था कि इन्होंने जो बीज बोया था, नफरत का बीज बोया था मुसलमानों के बीच, अलग अपना प्रांत देने की बात की थी, तो वो लोग भी इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो यहां पर इन्होंने 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है, ये घोषणा कर दी है कि ये जो है, यानी कि ये जो हमारा नियम है भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम, उन्हीं लोगों पर लागू होगा, उन क्षेत्रों में ही लागू नहीं, यानी कि उन क्षेत्रों को लागू होगा जो इसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। और ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने ये कह दिया साफ साफ कि केवल और केवल उसी पर लागू होगा जो इसे स्वीकार कर लेंगे, और जो लोग स्वीकार नहीं करेंगे उन पर ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मुस्लिम लीग जो थी पहले से ही इसके पक्षधर नहीं थी, भारत में शामिल होने के पक्षधर नहीं थी, उसे एक और मौका मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर 3 जून 1947 को एक वायसराय है अपने लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे, इन्होंने एक माउंटबेटन योजना निकाली है। तो इस योजना के तहत क्या किया गया है कि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया है, और इस योजना के तहत भारत, यानी कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 प्रांत बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वायत्त प्रांतों का गठन की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप नोट कर लेना, आप मैं बोलता जा रहा हूं यहां पर 3 जून 1947 को क्या क्या हुआ है यहां पे आप नोट कर लेना। यहां पे देखिए पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा, अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, ठीक है। माउंटबेटन योजना कहा गया। अब इसी में नोट करेंगे, ये थर्ड पॉइंट, यानी कि आपका कौन सा पॉइंट था, ये आपका यानी सेकंड का सब पॉइंट था। अब यहां पे देखिए थर्ड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, यानी कि संप्रभु भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, ठीक है। यानी कि संप्रभु है ये, इनका सृजन किया है इन्होंने।
अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो आपके कॉमन सेंस पे निर्भर करती हैं। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई स्वतंत्र शासन हमारा स्थापित हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है भारत पर जो भी पात्रताएं या भारत पर जो भी नियम कायदे ब्रिटिशर्स के थे वो सब वो खत्म हो जाएंगे, अब वो नहीं रहेंगे। अब वो कब तक नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि ये जो खत्म हुए, जो ब्रिटेन का अधिकार पूरा तरह से समाप्त हुआ है, वो हमारे यहाँ संविधान बनने के बाद खत्म हुआ है। यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने ये कह दिया था जब तक आप कोई संविधान नहीं बना लेंगे तब तक आप हमारा ही संविधान जो है, यानी हमारे द्वारा जो नियम कायदे बनाए हुए थे वही तब तक चलते रहेंगे। ठीक है। और इसके साथ क्या हुआ है कि वायसराय का पद भी समाप्त हो गया है। दूसरी बात यह है कि अपने अपने जो भी हैं भारत के अंदर, चाहे प्रांतीय राज्य हो या जो भी राज्य हो, उन सब पर कानून बनाने का अधिकार भी है। ये सब चीजें दे दी गई हैं। देखिए सब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं केवल और केवल। अब देखिए जो है यहां पर अब इस कानून के तहत जो है भारत में जो है ब्रिटेन, जो भारत कानून में ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी वो भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो देखिए यहां पे अब आप नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट तो नोट कर लिया आपने। अब चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट बोल दे रहा हूं मैं, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। ठीक है। चौथा पॉइंट यही है। पांचवा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, यहां पर आप पांचवा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे नोट करना है आपको। यहां पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे इसी दिशा में। छठा पॉइंट है, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द था वो भी समाप्त कर दिया है। ठीक है। सातवां पॉइंट नोट करेंगे यहां पर कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान, ये जो है यानी कि और समझ शक्तियां जो थी वो दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई हैं। ये आपका सातवां पॉइंट है। अब एक बार थोड़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे अंतरिम सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कि अंतरिम सरकार जो 1940 में गठित की गई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले से संबंधित थे, इनका विभाग था। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना और प्रसारण विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि से थे। देखिए जॉन मिथाई का नाम काफी बार पूछा जाता है। जॉन मिथाई उस समय जो थे अंतरिम सरकार में उद्योग और नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे, यहाँ पे देखिए मैं चुनिंदा जो नाम है, जो चुनिंदा नाम पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि का विभाग उन्हें मिला था। ठीक है। CH भाभा जो थे वो कार्य खाने एवं ऊर्जा विभाग जिन्हें मिला था। ठीक है। सरदार बलदेव सिंह का भी नाम आता है, इन्हें रक्षा विभाग मिला था। देखिए ये जो नाम है ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये किताब में से ही आप पढ़ लेना। ठीक है। ये लिखिए मत, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको 2-4 बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना है इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री मान लीजिए, गृह मंत्री हैं, गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं माने जो हैं ये। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं शिक्षा मंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मिथाई, देखिए ये फिर से इंपॉर्टेंट है, जॉन मिथाई जो कि पहले यहां पर जॉन मिथाई जो थे आपके जो है उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित थे। अब ये जॉन मिथाई जो है रेलवे और परिवहन मंत्रालय से संबंधित हो गए हैं। ठीक है। और यहां पर जो पहले जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे यानी कि अंतरिम सरकार जोगेंद्र नाथ मंडल विधि के थे, अब यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि के हो गए हैं। ठीक है। तो कुछ ये नाम है जिन्हें आपको याद रखना होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि ये आपका यूपीएससी एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न। ये यूपीपीएससी एग्जाम है या एक दिवसीय एग्जाम है जिसमें आप रट्टा मारने वाला सिस्टम होता है, उसमें ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भाई फलाने मंत्री कौन रहे थे, रक्षा मंत्री कौन थे उस समय, ये मंत्री कौन थे। वैसे इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के कभी कभी पीसीएस यूपी पीसीएस सरकार है या फिर आपके अन्य जो पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनमें खास करके पूछ लिए जाते हैं। पूछने का उद्देश्य यही होता है कि स्टूडेंट को फंसाया जाए कैसे भी करके। ठीक है। तो देखिए एक बार हम यहाँ पे अब सब रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि पूरा हम रिवीजन लास्ट में कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अब तक जो पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। देखिए कंपनी का जो शासन है वो शासन 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी के शासन से इतने दिन तक चला है ये। ठीक है। 1858 तक चला है। इसमें आपका पहला जो आया है 1773 में, यानी कि इसमें आया है रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ठीक है। इसे सुधारने के लिए 1781 में, यानी कि इसको बनाया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया है। ठीक है। सेटलमेंट। इसके बाद सेकंड यहां पे जो है इसी क्रम में यहां पे 1784 में जो आपका बना है ये पिट्स इंडिया एक्ट आया है। मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं। पिट्स इंडिया एक्ट बना है 1784 में। ठीक है।
फिर उसके बाद आपका जो आता है फिर 1813 का में बना है, यानी 1813 का अधिनियम आता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट पर आता है हमारा 1833 का आता है, ठीक है। और पांचवें पर यहाँ पे आता है 1853 का। अब थोड़ा इनमें क्या क्या था वो भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है उसके अधीन कर दिए गए हैं। एक न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो इसकी जो कमियां थी सुधारने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं उन दोनों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है राजनीतिक कार्यों के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहीं से द्वैत शासन यानी डायरकी की जो है शुभारंभ यहीं से हो गया है। दूसरी बात यह था अब 1833 का जो 1813 वाला है, सॉरी 13 वाला तो है ही नहीं इसमें, 13 वाला इसमें नहीं है, मैं बोल गया हूं, 13 वाला नहीं है इस पुस्तक में, 33 वाला है। 1833 वाले में क्या था, इसमें यहां पर जो है 1833 वाले में एक जो बंगाल का गवर्नर है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम के से पहले बने हुए कानून उन्हें नियामक कानून कहा गया है, उसके बाद जो बने हुए कानून है उन्हें अधिनियम कहा गया है, ठीक है। इसने पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती की परीक्षा की बात है वो बात कही है, ओपन भर्ती की बात कही है, लेकिन एक प्रबल दबाव के विरोध में इन्होंने वो बात फिर कैंसिल कर दी है, ठीक है। 1853 का बना है। 1853 में क्या किया गया है कि पहली बार गवर्नर जनरल को जो है विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर जो विधान परिषद है उसका गठन किया गया है इसकी सहायता के लिए। इसके अलावा यहां पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यहाँ पे 1854 में एक भारतीय सिविल सेवा से संबंधित महकारी समिति का भी गठन किया गया 1853 के अधिनियम के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए ताज का शासन। ताज का शासन जो है 1858 से लेकर ये चला है 1947 तक, 1947 तक चला है। इसमें पहला जो अधिनियम बना है 1858 में बना है, ये पहला अधिनियम बना है। इसके बाद 1861 में आया है, फिर 1861 के बाद 1891 में बना है, ठीक है। फिर 1909 में आया है, फिर 1919 में, ठीक है। और फिर आया है 1935 में, और फिर आया है 1947 में। देखिए यहां पे याद रखने वाली बात यह है 1861, 91, 1909 ये भारतीय परिषद अधिनियम कहे गए हैं, यानी भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। 19 अधिनियम भारत शासन अधिनियम है, ये वाला भारत शासन अधिनियम है, ये वाला भारत शासन अधिनियम है, और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब मैं रिकैप अब बाद में नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए इसमें कुछ भी सुधार की बात हो, देखिए पहला वीडियो है, और दूसरी बात ये थी ये यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने का जो माध्यम था वो भी मैंने चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऑड फील हो रहा था आज, यानी रिकॉर्ड करते समय भी, पूरा लेक्चर अटेंड करते समय थोड़ा ऑड फील हो रहा था। तो आई होप हो सकता है आज मैं थोड़ा फास्ट हूँ, कल वाली वीडियो से हम जो चीजें यथावत पहले चलती आ रही थी वैसी ही हो जाएं, ठीक है। तो अपने सजेशंस जो है वो आप मुझे जरूर दीजिए कमेंट में। इसके अलावा देखिए इस वीडियो से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट सीरीज वाला लिंक है, यानी एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, एमसीक्यूज के वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर यहां पर जो आई बटन आएगा उस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो मैं दे दूंगा। उस पर जाकर इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यू है, यूपीएससी में आए हुए प्रश्न है या पीसीएस एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उनका वीडियो आप जरूर लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने यहाँ पे जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ में कितना आया है कितना नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।